हेलो एवरीबॉडी, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका और वेलकम टू अन अकेडमी। चलिए तो आज हम कैरी ऑन करते हैं अपने लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू बिगिन विद टुडे। आई होप आपने पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज वाइटल फोर्स थ्योरी और बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अच्छा, अब हम एंटर कर चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानने के लिए। होते क्या है, कैसे इनका एडवेंट हुआ, क्या बात चल रही थी बैकग्राउंड में। चलिए तो इससे पहले शुरुआत से ऐसा सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वेदर इट इज डेड और अलाइव उससे ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसा सोचा जाता था। ऐसा हाइपोथेसिस दिया था किसने? बर्जीलियस ने। सो बर्जीलियस ने इसका नाम दिया था वाइटल फोर्स। मतलब कहा जाता था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक अद्भुत फोर्स है, कोई एक वाइटल फोर्स है, लिविंग फोर्स है। वाइटल मींस लिविंग, लिविंग फोर्स है जो जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बनते हैं और वहीं से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, आइदर लिविंग और डेड। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज लिविंग रहा हो वो कभी ऑर्गेनिज्म, वहीं से वो कंपाउंड हमें मिलता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से वो सिंथेसाइज होते हैं। अच्छा, ऐसा उन्होंने सोचा था क्योंकि उस समय तक देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनकी गलती नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उस समय जितना जो पता चलता जा रहा था उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। इसीलिए से हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि उन्होंने ऐसा सोचा था तो वो उन्होंने प्रिडिक्ट करा, राइट। और बहुत सालों तक ये माना जाता रहा, बहुत सालों तक ये माना जाता रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बिकॉज दे रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्सेस कॉल्ड वाइटल फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये कहानी बैकग्राउंड में चल रही थी। लोग ऐसा मान चुके थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहला ओरिजिनल क्लासिफिकेशन जो इनिशियल क्लासिफिकेशन था वो यही था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो हमें रॉक्स एंड मिनरल से मिल जाए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से मिले। आपको छोटी क्लासेस में यही बताया गया होगा, ठीक है। और हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स जब कर रहे थे तब भी हमने ये वाली बात भी करी थी और आगे का एड ऑन भी दे दिया था मैंने आपको, राइट। इसके बाद क्या हुआ, तो यही बैकग्राउंड था कि ऐसा सब यही मानते थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मिलने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे वोल्हर, वो अपनी लेबोरेटरी में कुछ रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते वो कुछ कंपाउंड उनके पास था, अमोनियम, ये इन्होंने रिएक्शन कराई, अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन कराई, एक कंपाउंड बना अमोनियम साइनेट। अब ये प्योरली क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए हैं और उनसे रिएक्शन करा रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद उन्होंने उसे थोड़ी देर लैब में छोड़ा, उन्होंने क्या देखा कि ये तो, इसने तो अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल लिया। उन्होंने उसको वापस टेस्ट किया, चमकदार क्रिस्टल्स बन गए। तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, मैंने तो कुछ और बनाया था, ये तो कुछ डिफरेंट बन गया, लेट मी टेस्ट इट। जैसे उन्होंने उसको टेस्ट करा केमिकली, क्या बन गया? यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। और यूरिया क्या होता है? इट इज अ कंपाउंड फाउंड इन द यूरिन ऑफ द मैमल्स। मैमल्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका यूरिन मतलब उनकी बॉडी में बनने वाला कंपाउंड, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये लैब में कैसे बन गया है? बर्जीलियस का हाइपोथेसिस, इट गॉट अ जॉट ब्लो। इट गॉट अ जॉट ब्लो मतलब पहली बार लेबोरेटरी में कौन सा कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ? यूरिया। कैसे? रीअरेंजमेंट हो गया। ये अमोनियम साइनेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब इसका रीअरेंजमेंट हो गया, यहां पे देखिए हीट करने पर उसका रीअरेंजमेंट हो गया, जो कंपाउंड यूरिया अमोनियम साइनेट था वो बदल गया, राइट। यहां बन गया यूरिया। सो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड synthesized, first organic compound synthesized in laboratory, ठीक है। लेबोरेटरी में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकेम यूरिया।
ठीक, तो वहीं से चमक गया, अगर एक बन सकता है तो बाकी भी बन सकते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड ये वो फिर आते चले गए, लाइन लग गई। और अब तो आप जानते हैं कि हमने पढ़ा है इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, आप जितने एसेंस, आप जितनी आइसक्रीम खाते हैं, जितने फ्लेवर सुनते हैं, वो सारे लेबोरेटरी में बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ से शुरुआत हुई, इस यूरिया की वजह से शुरुआत हुई ये समझ में आने की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो क्या अब सही था उन्हें अभी तक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलना और ये कहना कि वो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं? तो यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी बदल गई। तो क्या कहा गया, क्या नई डेफिनेशन दी गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। They are the derivatives of hydrocarbons. आप नोट डाउन कर सकते हैं. How do you define organic compounds? Now, organic compounds are the derivatives of हाइड्रोकार्बन्स. डेरिवेटिव्स यानी कि हाइड्रोकार्बन से डिराइव किए जाते हैं. हाइड्रोकार्बन्स के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करके कोई और ग्रुप अटैच करके तब हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, यानी कि उससे डिराइव किए जाने वाले कंपाउंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स नाम बता रहा है. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो. ठीक है. सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन. मीथेन ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पेरेंट्स हैं, इनसे डिराइव करेंगे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. All other compounds are considered to be derived from the replacement, by the replacement of one or more hydrogen atoms by other atom or group of atoms. The source of hydrocarbons is petroleum. तो पेट्रोलियम से मिलने वाले हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम was the major source of hydrocarbons, right? उसके बाद तो बहुत चीजें आने लग गई. ठीक, चलिए. तो यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा, और ये भी साथ में कि हाइड्रोकार्बन में से, इस हाइड्रोकार्बन में से 4 हाइड्रोजन है ना, तो एक एक हाइड्रोजन हटा के हम -1 हाइड्रोजन करके इसकी जगह अगर मैं OH लगा दूं तो ये बन जाएगा मीथेनॉल, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3OH. ठीक है, वुड स्पिरिट कहते हैं इसे. ठीक, इसके बाद आप इसमें से CH3 लगाए. हाँ, एक हाइड्रोजन हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दीजिए, तो यहां पे अपने को मिल जाएगा क्लोरोमीथेन. ठीक है. 3 हाइड्रोजन हटाएंगे, मतलब यहाँ पे CHCl3, तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म. जानते हैं आप क्लोरोफॉर्म, नाम सुना है आपने? वो सुंघा देते हैं और लोग बेहोश हो जाते हैं, है ना, राइट. तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम लगाया, यहाँ पे हमने एक सिंगल एटम लगाया. ठीक है. सो ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करें या हाइड्रोजन को आप किसी सिंगल एटम से रिप्लेस करें तो आपको जो कंपाउंड रिजल्टिंग मिलेगा उसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन हटाया और कुछ और लगाया, सो जो हमें रिजल्ट मिला दैट इज नोन एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली अब हमने बात हाइड्रोकार्बन की शुरू करी है तो हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देख लेते हैं. हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, एज सिंपल, वेरी सिंपल. हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. नाउ दे, उनके कुछ टाइप्स हैं. ठीक है. सो हाइड्रोकार्बन्स को अगर मैं छोटा क्लासिफिकेशन दूं, छोटा, तो 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड. अभी ध्यान से समझिएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है. सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो. कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स बना सकता है. और 2 कार्बन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बना सकता है? 1, 2 और 3. 1, 2 और 3. अगर
दो कार्बन एटम्स के बीच में, किसके, दो कार्बन एटम्स के, किसके, दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? देखिए, दो कार्बन एटम, दोनों की वैलेंसी कितनी है, 4, हर एक कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी है, 4। 4 में से एक वैलेंसी यूटिलाइज हो चुकी है और बची हुई वैलेंसी जो है वो किससे सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन से। यस और नो? मैंने यहाँ सिर्फ 2 कार्बन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, और भी कार्बन हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हाइड्रोजन यूटिलाइज होते हैं। तो आप देखिए, यहाँ 2 कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और फिर अब क्या, बाकी तो हाइड्रोजन बन गए, क्या यहाँ पे और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है क्या, कर सकता है क्या, जगह है क्या बॉन्ड बनाने की और हाइड्रोजन को अकोमोडेट करने की? नहीं है। तो ये कैसे कंपाउंड्स हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या कहलाएंगे ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें कोई भी बॉन्ड खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है कि और हाइड्रोजन को अकोमोडेट कर सकें। लेकिन वहीं पे देयर इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनके अंदर 2 कैटेगरीज फॉल करती हैं। एक वो कैटेगरी जिसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स बनते हैं, और एक वो कैटेगरी जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं ना, हमने मल्टीपल बॉन्ड्स में पढ़ा था। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। 2 कार्बन एटम के बीच में सिर्फ 2 ही कार्बन है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो डबल बॉन्ड बन गया, राइट? एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो सिंगल बॉन्ड बन गया। सो अब आप यहां देखिए, इस तरह के कंपाउंड में जहां पे 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लग रहा है, क्या यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि हम ये वाला एक बॉन्ड तोड़ दें और फिर उसमें हाइड्रोजन अकोमोडेट कर सके? ऐड करने की टेंडेंसी है कि नहीं है? यस और नो? बताइए। एक बॉन्ड तोड़ के, जैसे हम ये एक बॉन्ड तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहां पे 2 हाइड्रोजन दोनों साइड थे, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो सकते हैं, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन और ऐड हो सकता है अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो। यस, सो इनके पास कैपेसिटी है कि ये और हाइड्रोजन और अकोमोडेट कर सके। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर देखिए, जहां पे 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ये दोनों ही बॉन्ड्स टूट जाएं, सो इनके पास, दोनों कार्बन एटम्स के पास दो हाइड्रोजन अकोमोडेट करने की, 2 ईच, टोटल 4 हाइड्रोजन अकोमोडेट करने की जगह बन जाएगी। सो ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। क्या कहलाएंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। देखिए, आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। इधर देखिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स बोलते हैं। एन लगाते हैं, इनके लास्ट में, इनके सफिक्स में जो वर्ड लगता है वो कहलाता है एन। ठीक है, तो जिसके भी एंड में, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था एन, एल्केन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि जिसके भी एंड में एन आ रहा है, वो इससे, इस नाम को सुन के हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जितने भी कार्बन हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। सारे कार्बन एटम्स के बीच में जो लिंकेज है वो सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है। ऑलराइट, एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। किसके बीच में? कार्बन। देखिए, 2 बातों पे ध्यान देना। 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट? और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि जनरल फॉर्मूला मतलब जितने भी एल्केन्स हैं वो एक यही कॉमन जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। कैसे? देखिए, CnH2n+2, कार्बन का नंबर अगर n है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे कार्बन का नंबर अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे?
2 1s are 2 plus 2 4. So the formula comes out to be CH4. एल्केन सीरीज का पहला मेंबर. कार्बन का नंबर अगर 2 है तो हाइड्रोजन इस फॉर्मूले में n की वैल्यू डालिए और फॉर्मूला निकालिए. क्या है, C की वैल्यू 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 2n plus 2, यानी कि 2 2s are 4 plus 2 6. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया C2H6. 2 कार्बन का एल्केन, ये 1 कार्बन का एल्केन मीथेन, 2 कार्बन का एल्केन इथेन. नाम कैसे दे रही हूँ ये आगे सीखेंगे, उस पे मत जाइएगा अभी आप देखिए कि हम फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं. हम एल्केन सीरीज क्या होती है और इसके मेंबर्स हम कैसे बनाते हैं, इस पे ध्यान दीजिए. नाम कैसे देना है वो बाद में देखेंगे, अभी आगे आएगा वो टॉपिक. राइट, चलिए थर्ड मेंबर C3H8. वेरी गुड. इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन. ठीक है, नेक्स्ट मेंबर C4H10. तो अब आपके लिए यहाँ पे एक टास्क है, आप इसके 10 तक मेंबर्स बनाएंगे, कार्बन की वैल्यू 10 तक डालेंगे और सारे फॉर्मूले बनाएंगे. ठीक है, ये बनाना जरूरी है बिकॉज दिस इज अ कंप्लीटली न्यू टॉपिक, तो आपको आना चाहिए. ठीक है, चलिए तो ये कहलाए एल्केन्स. अब आप चेक कर लीजिए इन सब का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 है, इसी में डाल रहे हैं, इसी फॉर्मूले की मशीनरी में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डालते जा रहे हैं और अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाते जा रहे हैं. चलिए, और सब के एंड में नाम में मैंने क्या बोला, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे नाम आते चले जाएंगे. राइट, चलिए तो ये हो गए एल्केन्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एल्कीन्स एंड एल्काइंस. जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है. ठीक है, 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, उनको हम एल्कीन बोलते हैं. ईन. तो इनके नाम के एंड में, इनके जितने भी मेंबर्स होंगे उनके नाम के एंड में ईन वर्ड लगेगा. सफिक्स बोलते हैं. सफिक्स मतलब पीछे से, नाम के पीछे से अटैच होने वाला सफिक्स, नाम के बाद ऐड होने वाला सफिक्स. तो सफिक्स लगता है ईन. राइट, और जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है, CnH2n. चलिए देखते हैं. तो अच्छा, पहला मेंबर बन सकता है क्या, कम से कम 2 कार्बन चाहिए. ठीक है, कम से कम 2 कार्बन चाहिए. तो 2 कार्बन और 2n क्या हो जाएगा 4. हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाएगी 4. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन. इन मतलब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस तरह से. 3 कार्बन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हाइड्रोजन का, कि इसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन कितने आएंगे 6, CnH2n. इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप इन. ठीक है, C4H8. नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट इन. क्या हो जाएगा, ब्यूट इन. अब देख रहे हैं आप एक कॉमन पैटर्न. अभी आपने, मैंने बोला मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर मैंने बोला इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन. तो 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है मिथ, और 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट. 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट. और उसके बाद फिर जैसे आप पॉलीगन्स जानते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, वो यूज होते हैं. बाकी ये 4 जो हैं ये डिफरेंट होते हैं. मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट. मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट. राइट, सो ऑल वी आर यूजिंग ओवर हियर. अब ये तो बता रहा है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम. जुड़े कैसे हैं कौन बता रहा है, एन, इन और आगे आएगा आइन. जब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे सारे कार्बन, तो उनके बीच में, उनके नाम में क्या लग रहा था, मिथ या इथ एन. इथ एन. क्यों, पिछली स्लाइड पे चलते हैं. इसका नाम क्या था, मिथ एन. इसका नाम क्या है, इथ एन. इसका नाम क्या है, 3 कार्बन का, 3 कार्बन के एल्केन का नाम क्या है, प्रोप एन. 4 कार्बन के एल्केन का नाम क्या है, ब्यूट एन. अब ये एन एन क्या बता रहा है कि ये जितने भी कार्बन हैं, ये जितने भी कार्बन हैं, ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो एन ये बता रहा है कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं.
यहाँ देखिए, यहाँ पे इन बता रहा है कि जितने कार्बन हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से। तो नाम में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, तो उन राजों को हम डिसाइफर करेंगे आगे चल के, राइट, नोमेनक्लेचर में। चलिए आगे देखते हैं। आपको आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। अब बॉन्डिंग में बॉन्डिंग बताने के लिए, सिंगल बॉन्ड बताने के लिए एन, डबल बॉन्ड बताने के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड बताने के लिए आइन। क्या लगाते हैं, आइंस। ऑल राइट, तो यहां आपको दिख रहा है एल्काइन। दिस इज आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बोथ ऑफ देम। HC लिखेंगे हाइड्रोकार्बन को हम, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही मैं, हाइड्रोकार्बन्स यहाँ लिखा हुआ है, राइट। तो HC यानी कि हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। आपको 4 की गिनती आनी चाहिए। क्या है, आती है, आती है ना, बहुत बढ़िया। तो 4 की गिनती आती है। क्यों बात कर रही हूँ ये, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 4 में से 3 यहाँ बन गए, तो एक कितने बचे हाइड्रोजन के लिए, एक एक। हर कार्बन एटम के पास कितने बॉन्ड बचे हाइड्रोजन के लिए, एक। ठीक, देख लो। सो इसी बात को हम कह रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे हमने सब जगह देखा। जनरल फॉर्मूला एल्काइन के कंपाउंड्स बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूले की मशीनरी में कार्बन का नंबर डालो और फॉर्मूला निकालो, हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन मिनिमम चाहिए, तो पहला मेंबर हो जाएगा CN, 2 वैल्यू डाली, 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n-2, यानी कि 2 2 4 -2, यानी कि C2H2। कैसे, देखो, ट्रिपल बॉन्ड बन गया और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, चलो नेक्स्ट मेंबर देखते हैं, C3H। H कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, N की वैल्यू, कार्बन की कितनी वैल्यू है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n-2, यानी कि 3 2 6 -2 विल गिव यू 4। तो H की वैल्यू हो गई 4। सो ये क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, अगला कार्बन। अच्छा, पूरी सीरीज में ना सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला बनाया है। हर बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए, ब्यूटीन देख लीजिए, 4 कार्बन है, तो इसमें सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड आ रहा है। हर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे जब हम C4H6 बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड ब्यूटीन, इसका नाम ब्यूटाइन, सॉरी, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। इसका नाम क्या है, दो कार्बन के अल्काइन का क्या नाम है, इथाइन। 3 कार्बन के अल्काइन का नाम क्या है, प्रोपाइन। 4 कार्बन के अल्काइन का नाम है ब्यूटाइन। तो ये 4 कार्बन आपने कनेक्ट किए, 4 में से किसी भी 2 के बीच में, किसी भी 2 के बीच में, मैंने यहाँ कॉर्नर पे लगाया है, आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, सेकंड वाले कार्बन और थर्ड वाले कार्बन के बीच में भी लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया। तो अब आप देखिए, वैलेंसी 4 की गिनती करिए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, 3 ये रहे, चौथा हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, 3 ये रहे, चौथा इधर कनेक्टेड है। इस कार्बन को देखिए, इसके पास 2 ही बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन का, लास्ट कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। काउंट करके चेक करिए कि ब्यूटाइन में कितने हाइड्रोजन, जितने वहां हमने फॉर्मूले में लिखे, क्या उतने यहाँ स्ट्रक्चर में है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूले में कितने लिखे, C4H6, परफेक्ट, राइट। और यहाँ पे दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 कार्बन एटम के बीच में आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, 4 तो एक ही जगह बना सकता है। ये वाला कार्बन आप सोच के देखिए, ये वाला कार्बन अगर 3 इसने इधर बना दिए बॉन्ड, तो इधर तो एक ही बॉन्ड बनेगा ना, 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, 3 इधर हो गए, चौथा ये रहा,
फिर ये वाला कार्बन, अब जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई तभी होगा इन जनरल जब हम एल्केन्स अल्काइंस एल्कीन्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एल्कीन्स एंड अल्काइंस बोल रहे हैं, तो वो जनरल फॉर्मूला जब हम देते हैं तब हम कह रहे हैं कि एक ही बार आ रहा है पूरी सीरीज में। तो क्या 2 या 3 बार नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये बिल्कुल शुरुआत है, तो उसका नोमेनक्लेचर बहुत अलग होता है, तो वो आपको लेटर स्टेजेस में 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बात की जा रही है, राइट? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सफिक्स एन लगता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का सफिक्स इन और आइन लगता है। और यहाँ पे हमने चेन में बात करी है सारी, कितनी बात कर, क्या बात करी हमने? ये सब चेन वाले कंपाउंड्स की बात करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स तो क्या सिर्फ चेन में ही बात हो सकती है, रिंग नहीं बन सकती? बन सकती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो बहुत सारे तरीके के कंपाउंड्स बना सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे तो अभी तक हमने सिर्फ चेन की बात करी है, तो क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आगे के कंपाउंड्स देखते हैं, चलिए। तो ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स यानी कि चेन वाले कंपाउंड्स, जो क्लोज नहीं है वो ओपन ही है, तो ओपन कहने का मतलब नहीं है, कहना चाहते हैं कि चेन वाले कंपाउंड्स जिनमें चेन हो, सिर्फ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कार्बन एटम्स कनेक्टेड हो। तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं। देखिए चेन जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, आपको पता नहीं है कलर दिख रहा है कि नहीं, लेट मी चेंज द कलर। चेन जो है वो 2 तरीके की हो सकती है, एक स्ट्रेट चेन और दूसरी ब्रांच्ड चेन। ब्रांचेस भी तो हो सकती है ना चेन में, ठीक है, ब्रांचेस भी तो हो सकती है, ब्रांच्ड चेन, ठीक है, ब्रांच्ड चेन। सो आप देखिए यहाँ पे जब 2 कार्बन्स, ये देखिए 2 कार्बन्स लाइन से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कार्बन लाइन से कनेक्टेड हैं, सो ये एक चेन है, यहाँ पे भी लाइन से कनेक्टेड है, ये एक चेन है। सो एक के बाद एक कार्बन एटम्स अगर स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड हैं तो हम उसे चेन कहेंगे। कौन सी चेन? स्ट्रेट चेन। कौन सी चेन? स्ट्रेट चेन, ठीक। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ इस तरीके से ब्रांच लगी है, इस स्ट्रेट चेन के साथ कुछ इस तरीके से ब्रांच कनेक्टेड है, ब्रांच में कार्बन कनेक्टेड है, देखिए स्ट्रेट चेन मतलब इस तरीके से कंपाउंड कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब कार्बन्स कनेक्टेड है। ब्रांच चेन का मतलब यहाँ पे एक ब्रांच लग रही है। एक और तरीका हो सकता है ब्रांच का, 2 ब्रांचेस हो सकती हैं, एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया, ये स्ट्रेट चेन हो गई कार्बन की, और ये दोनों ब्रांच चेन हो गई, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, देख लीजिए, आपको देख के ही समझ में आ रहा है। अब ये चेन जो है जरूरी नहीं है सीधी रखी हो, ऐसे रख दियो, तो क्या ये ब्रांच चेन है? ये अभी भी स्ट्रेट ही चेन है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। देखिए इस पूरी चेन में हर एक कार्बन एटम मैक्सिमम 2 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए ये एक स्ट्रेट चेन है। और यहाँ पे ब्रांच चेन के अंदर कोई भी एक कार्बन एटम अगर 2 से ज्यादा एटम से कनेक्टेड है, 2 से ज्यादा एटम से 3 या 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो एक ब्रांच चेन हो जाती है। देखिए इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी क्लोज चेन हो सकते हैं? अभी आपने चेन पढ़ा, ओपन चेन पढ़ा, अब अगर इस चेन को हम लूप को क्लोज कर दें तो वो क्लोज चेन कंपाउंड हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स अगर साइकिल की तरह कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे, मतलब गोल, ऐसा गोल का मतलब ये नहीं है कि सर्कल ही हो परफेक्ट, साइक्लिक का मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट साइकिल सर्कल ही हो, उसका मतलब है कि 2 एंड्स मीट होने चाहिए, ठीक है, 2 एंड्स मीट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये चेन जो है क्लोज हो गई है, अब हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे साइकिल जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इनको हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स। क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्केन्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच रिजेंबल विद एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, in their properties are called alicyclic compounds. Aliphatic single bond से connected straight chain compounds, उनकी बात कर रहे हैं, right? तो यहाँ पे, यहाँ देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, इनको हम बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स।
एल्केन्स क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड कार्बन है। देखिए एन लगा रहे हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन है, साइक्लिक है, इसलिए हमने साइक्लो बोला, साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, अब या तो आप इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इनका बॉन्ड लाइन नोटेशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन नहीं है ये, इसके हर कॉर्नर पे एक कार्बन है। मतलब हम यहाँ कार्बन दिखाते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हर कॉर्नर पे कार्बन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन ब्यूटेन का बताया था, ऐसे मैंने बना दिया, तो ये ब्यूटेन है। राइट, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है हर कॉर्नर पे यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है। राइट, उसी तरह से ये साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोब्यूटेन है। हाइड्रोजन्स शो ही नहीं करते, वो अंडरस्टूड होते हैं कि जो बच गए हैं बॉन्डिंग में, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग के बाद जितने बॉन्ड्स बचे हैं वो हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाइड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, अब आप देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल कंप्लीट हो रही है। हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है। एन क्योंकि 6 के 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। राइट, आई होप आपको इसमें बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। साइक्लो क्योंकि क्लोज्ड चेन है, क्लोज्ड चेन है। ठीक है, हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है, इस रिंग के अंदर 6 कार्बन है। एन all 6 carbons, carbon atoms are connected, are bonded rather, are single bonded, are single bonded. Keeping it very very simple. हर शब्द का अपना मतलब है, राइट, और वो मतलब सेम ही रहेगा सब जगह, बदलेगा नहीं। ठीक है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब हमेशा हम पहले से करते आ रहे हैं, एन 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 मतलब जितने भी कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। ठीक है, साइक्लो का मतलब रिंग, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन जोड़ रहे हैं, उनके बीच में भी एक बॉन्ड बन रहा है, एज सिंपल। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक और क्लास ऑफ कंपाउंड होता है, साइक्लिक क्लास ऑफ कंपाउंड एक और होता है, जिनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स पहले के जमाने से नाम दिया गया है। उस समय क्या होता था कि जितने भी कंपाउंड्स जिनमें से खुशबू आती थी उन कंपाउंड्स को बोलते थे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अरोमा मीन्स खुशबू ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब बहुत सारे और कंपाउंड्स डिस्कवर हुए तो सम टेरिबली स्मेलिंग कंपाउंड्स भी आ गए, तो उस नाम का तो सिर्फ नाम ही रह गया है, लेकिन उसका उसके अंदर बहुत सारे मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि उनमें से कुछ ना कुछ स्मेल आती है। तो अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी बदल गई है, उस डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन, उसकी जरूरत है आपको। इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, उसकी एक बेसिक यूनिट है ये बेंजीन। बेंजीन, इस बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर 6 कार्बन एटम है, रिंग के अंदर है बेंजीन। अच्छा, इसका बाय द वे कॉमन नेम है बेंजीन, इसका IUPAC नेम नहीं है, लेकिन ये इतनी जगह यूज होता है इसलिए इसको बेंजीन को भी अडॉप्ट करके यूज करते ही रहते हैं, तो आपको बेंजीन पता होना चाहिए। बेंजीन, नाउ बेंजीन के अंदर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन एटम्स के बीच में। देखिए इस तरह से, अब आप हर कार्बन को देखिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं, हर कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी। तो अब एक बॉन्ड जो बचा वहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। सो 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन। और इसको फर्दर हम इस तरह से शो करते हैं। अच्छा, एक इसका स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ठीक है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। ठीक है, राइट। अब क्या पाया गया कि ये जो अंदर वाले बॉन्ड्स हैं, कौन से? डबल बॉन्ड्स, पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अंदर वाले जो 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाए हमने वो घूमते रहते हैं। काफी रिसर्चेस हुई तो केक्यूले स्ट्रक्चर्स आए, ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स आए, तो पता चला कि अंदर के जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो शिफ्टिंग है, वो घूमते रहते हैं, वो एक जगह पे मिलते ही नहीं है। एक स्ट्रक्चर में ऐसे मिले, दूसरे में ऐसे मिले, तो इसलिए इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे हम हमेशा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो पाई बॉन्ड्स थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूमते ही रहते हैं, तो इसलिए इसको हम एक रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। हम
वैसे तो ये डॉटेड होती थी, लेकिन लेटर ऑन उसको रिंग, सॉलिड रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से भी देखने को मिलता है, और इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। तो इनमें से आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, करेक्ट है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखे, करेक्ट है, सो ये भी इसी का स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे बना रखा है। अब बेसिक यूनिट एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये बेंजीन जो है ये बेसिक यूनिट होती है। बेंजीन अगर है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, राइट। तो बेंजीन से बनने, आप अभी के लिए सिर्फ यही डेफिनेशन, यही क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप 10th में हैं, पहली बार आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो चीज़ें इंस्टॉलमेंट में आएंगी, इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये शुरुआत है, ये बिल्कुल बेसिक है, इतनी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। लेटर ऑन और चीज़ें क्लास 11th में सिखाई जाएंगी, जो सब कुछ अभी देना नहीं है, अभी सब कुछ अकोमोडेट नहीं कर सकते। चलिए, तो बेंजीन रिंग एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंपाउंड के एरोमेटिक होने का। फिर बेंजीन पे यहाँ पे अगर मिथाइल एक CH3 का ग्रुप लग गया है तो इसको टॉलुइन बोलते हैं। दो बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई हैं, जुड़ गई हैं एक कॉमन बाउंड्री से, तो उसको नैफ्थलीन बोलते हैं। और फिर आप इस तरीके के और कंपाउंड्स देख सकते हैं, जैसे फिनॉल। फिनॉल आपने कई बार सुना होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर ये अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल, राइट। चलिए, तो आगे बात करते हैं। ये एक और क्लास थी किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि आप एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स फैमिली। सेम फैमिली की एक, जैसे आपकी फैमिली में एक फैमिली ट्री है, आपके दादाजी, फिर आपके फादर, फिर आप, और देन सो ऑन, आगे के ऑफस्प्रिंग्स आते जाएंगे, तो वो उसी फैमिली ट्री का हिस्सा हो जाएंगे। इसी तरह से आपके नेबर की कोई और फैमिली है, उनके यहाँ भी इसी तरह से फैमिली ट्री चल रहा है। तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अलग अलग फैमिलीज, यानी कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, एल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब अलग अलग फैमिलीज होती हैं। तो इनका भी अपना एक ट्री है, ठीक है। उसी सीरीज को हम बोल रहे हैं होमोलोगस सीरीज। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स सेम फैमिली, बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, ऑलराइट। होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ similarly constituted compounds in which the members possess similar chemical characteristic। किसके similar characteristic होंगे, जिसका functional group same होगा, एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबका सेम सरनेम है, सेम सरनेम है, यस और नो। तो उस फैमिली को बिलोंग करने वाले लोगों का सबका सेम सरनेम है। मान लीजिए आपका सरनेम गुप्ता है, तो आपकी फैमिली में सबका सरनेम गुप्ता होगा। आपके पड़ोसी जी शर्मा जी हैं, उनका सबके, उनकी फैमिली में सबका सरनेम शर्मा होगा। आपके दूसरे पड़ोसी हैं, उनका सरनेम फर्नांडिस है, तो उनकी पूरी फैमिली में सबका सरनेम फर्नांडिस होगा, राइट, बिलोंगिंग टू द सेम लीनिएज, ठीक है। तो इसी तरह से सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पे हर फैमिली में फंक्शनल ग्रुप सेम है। आपके यहाँ सरनेम सेम है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है। चलिए, सो एंड द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय अ CH2 ग्रुप। ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। हर अगला मेंबर CH2 ग्रुप से डिफर करता है, कैसे वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। क्या कैरेक्टरिस्टिक है होमोलोगस सीरीज के, एक ही फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, ठीक। तो सीरियल ऑर्डर में उनको हम अरेंज करते हैं, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन, एक कार्बन का एल्केन, दो कार्बन का एल्केन, तीन कार्बन का एल्केन, चार कार्बन का एल्केन। तो इस तरह से इन सारे एल्केन्स को हम मेंबर्स कहते हैं, एक होमोलोगस सीरीज का मेंबर कहते हैं। चलिए, ऑल मेंबर्स ऑफ अ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन सीरीज, ये अभी अभी आप पढ़ के आए, अभी अभी हमने ये सारे मेंबर्स बनाए हैं, देखिए। ये देखिए, ये सारे मेंबर्स हमने बनाए, सब सेम जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। चलिए, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ CH2 ग्रुप का क्या मतलब था। इस मीथेन और इथेन, अब देखिए, इसमें और इसमें, पहले और दूसरे मेंबर में, हर अगले मेंबर की बात कर रहे हैं। ईच मेंबर डिफर्स बाय अ CH2 ग्रुप, ऐसा लिखा था डेफिनेशन में, वो देखिए।
तो यहाँ पे पहला और दूसरा मेंबर, इन दोनों में कार्बन, कितने कार्बन का डिफरेंस है? C2 माइनस C विल गिव यू C, एक कार्बन। 6 हाइड्रोजन माइनस 4 हाइड्रोजन विल गिव यू 2 हाइड्रोजन। देखिए डिफरेंस है कि नहीं है CH2 का, यस और नो। अगला चेक करिए, 2 कार्बन और 3 कार्बन का एल्केन, इनके बीच में कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, माइनस कर दीजिए, कितने का डिफरेंस है? कितने कार्बन कम है, ज्यादा है, मतलब नीचे आते आते कितने कार्बन बढ़ गए? 1 कार्बन। सेकेंड मेंबर से थर्ड मेंबर में आते हुए कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? देखिए पहले 6 थे, अभी 8 है, कितने हाइड्रोजन बढ़ गए? 2 हाइड्रोजन। सो एज वी मूव डाउन द होमोलोगस सीरीज a CH2 group increases। तो जैसे जैसे हम होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, हर अगले मेंबर के पास एक CH2 ग्रुप ज्यादा होता है। ठीक, CH2 ग्रुप ज्यादा होता है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं जैसे हम नेक्स्ट मेंबर में जाते हैं। अगले में चेक कर लीजिए, ये बात आपने होमोलोगस सीरीज बनाई होगी, उस होमोलोगस सीरीज में हर एक मेंबर का चेक करिए, हर नेक्स्ट मेंबर का, राइट। सेंटर वाला को, जो जिसको भी आप एक सेंटर रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, उससे ऊपर वाला CH2 कम होगा और उससे नीचे वाला CH2 ज्यादा होगा। ठीक है, सो जैसे जैसे यू आर गोइंग टू डिसेंड इन अ होमोलोगस सीरीज, द फॉर्मूला इंक्रीजेस बाय अ CH2 ग्रुप। ठीक, इसको चेक कर लीजिए, 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन ज्यादा है, नीचे 10 कार्बन है ब्यूटेन में और प्रोपेन में 8 कार्बन है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन ब्यूटेन में ज्यादा है। अब यहीं से एक बार में बात में और रिलेट कर देती हूँ, जो आगे वापस हम होमोलोगस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, इसी में वो बात मैं समझा देती हूँ। आप देखिए, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2, तो टोटल कितना मास हो गया? 14 एटॉमिक मास यूनिट्स, 14 AMU और 14 U। सो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़े, एक सीरीज में, एक होमोलोगस सीरीज में नीचे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मास ऑफ एवरी नेक्स्ट मेंबर, एवरी सक्सेसिव मेंबर इज इंक्रीजिंग बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। हर अगला मेंबर 14 मास यूनिट से हेवियर होगा, हर अगला मेंबर 14 मास यूनिट से हेवियर होगा। सो एज वी डिसेंड अ होमोलोगस सीरीज, the every successive member has an increased mass of 14 atomic mass units। all right, चलिए वापस चलते हैं होमोलोगस सीरीज पे। ऑलराइट, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम जनरल फॉर्मूला होता है, किसी भी एक फैमिली का सेम जनरल फॉर्मूला होता है। एनी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स, कंसेक्यूटिव यानी कि जस्ट नेक्स्ट आने वाले एवरी 2 सक्सेसिव मेंबर्स आर डिफर इन द फॉर्मूला बाय अ कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। ये रहा वो CH2, एंड मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बाय 14 AMU और U, 14 एटॉमिक मास यूनिट्स और 14 U। डिफरेंट मेंबर्स इन अ सीरीज हैव अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। हर मेंबर, उस सीरीज का हर मेंबर के पास फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा। ऑल मेंबर्स ऑफ अल्कोहल फैमिली हैव OH ग्रुप, सबके पास OH ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप। द members in any particular family have almost identical chemical properties। भैया फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होंगी, आइडेंटिकल होंगी, मिलती जुलती केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, अब देखो, जैसे जैसे मास बढ़ता है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, मास बढ़ने की, मास डिपेंडेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बात हमने पहले भी करी थी जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती हैं। तो जब हम एक होमोलोगस सीरीज में नीचे आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो मास एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। सो देयरफॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सब नीचे आते जाते जाते बढ़ती जा रही हैं। So therefore these are changing, they are showing a regular gradation। थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, थोड़ा चेंज, पहले मेंबर से दूसरे मेंबर में थोड़ा चेंज, दूसरे से तीसरे में थोड़ा और चेंज, तीसरे से चौथे में और थोड़ा चेंज। सो ये ग्रेडेशन आता जा रहा है, इकट्ठी नहीं चेंज हो जाएंगी, राइट। चलिए, these members of a particular series can be almost be prepared by identical methods। तो methods of preparation, अल्कोहल बनाने का सिमिलर तरीका, एल्डिहाइड बनाने का सिमिलर तरीका, तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो सबका सेम होगा, राइट ना। होमोलोगस सीरीज, चलिए अल्कोहल की सबसे पहले एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक, तो पहला मेंबर CH4,
अगले में CH2 ऐड कर दीजिए C2H6, अगले में CH2 ऐड कर दीजिए C3H8, अगले में CH2 ऐड कर दीजिए C4H10, अगले में CH2 ऐड कर दीजिए C5H12, C6H14, C7H16, ठीक है, C8H18 एंड सो ऑन। अब जगह नहीं बची, आप कंप्लीट करिएगा। एक और होमोलोगस सीरीज बनाते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल की। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 एंड OH। OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। मैं आपको ये बार बार बताती आ रही हूँ ताकि ये याद हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH मीन्स अल्कोहल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH मीन्स द बेस, दोनों अलग अलग हैं। ऑलराइट, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 एंड OH अटैच। एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो +2 से +1 रह गया ना, ये +2 से +1 क्यों रह गया? हाइड्रोजन हटाएंगे OH लगाएंगे, तो हाइड्रोजन हटाया OH लगाया, सो ये +1 हो गया। ऑलराइट, पहला मेंबर CH3OH, CH2 बढ़ा दो C2H5OH, फिर से CH2 बढ़ा दो C3H7OH, फिर से CH2 बढ़ा दो C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH, C7H15OH। ये हो गई किसकी? अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। ठीक है, समझ आई बात? राइट, तो देखो यहाँ पे इसमें चेक कर लो, क्या कह रहे थे कि एवरी नेक्स्ट मेंबर इज गोइंग टू इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। देखो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, जनरल फॉर्मूला आप चेक करो ये जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो। हर एक फॉर्मूले में डाल के, अल्कोहल के हर एक फॉर्मूले में इस जनरल फॉर्मूला को अप्लाई करो और चेक करो कि ये जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ये फॉर्मूले करेक्ट हैं कि नहीं है, चेक करिए। टाइम दीजिए, इस पर टाइम देंगे तभी समझ में आएगा। इन फॉर्मूलेज को जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक जो मैं बोल रही हूँ वो आप खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, खुद से 2-3 बार नहीं करेंगे, एकदम से आपको याद नहीं रहेंगी चीज़ें। अभी मेरे पढ़ाते पढ़ाते समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको अपनी मेमोरी में इसे बचा के रखना है तो आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब काम जो मैं यहाँ कर रही हूँ, बोल रही हूँ, इसको रिपीटेडली आपको 2-3 बार कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको आएगा। चलिए तो चेक करते हैं, यहाँ पे कोई भी मेंबर पिक कर लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं। इसके नीचे वाले मेंबर से चेक करिए क्या कितने का डिफरेंस है। 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस है। 9 हाइड्रोजन, यहाँ 7 हाइड्रोजन, 2 का हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ OH है, OH है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर वाले मेंबर से चेक करिए, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, कितने का डिफरेंस है? 1 कार्बन का डिफरेंस है। 7 कार्बन और 5 कार्बन हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन एंड 5 हाइड्रोजन, कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। OH सेम है, so there is no difference. So again, every preceding and every succeeding member differs by a CH2 group. And क्योंकि CH2 से differ कर रहा है, तो यहाँ पे every time the mass is increasing by 14 atomic mass units. All right, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे end up करते हैं। I hope आपको यहाँ तक clarity से समझ आया होगा। इसके बाद हम nomenclature discuss करेंगे, right? चलिए, thank you so much. Bye bye everyone.